लेकिन कल आने वाले नतीजों से ठीक कुछ घंटे पहले या कह लीजिए एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है और उन्हें यह लगा कि इन आरोपों पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को लेकर खूब राजनीति शुरू हो जाएगी। वो चुनावी नतीजे आने से एक दिन पहले ही एक जबरदस्त माहौल बना देंगे, बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, विपक्षी जो नेता हैं बाकी पार्टियों के भी वो भी बीजेपी पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए बीजेपी बेईमानी से और भ्रष्टाचार से दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी क्योंकि हार रही है इसलिए ये सब हो रहा है। सोचा तो यही था अरविंद केजरीवाल ने और अभी तक की हमारी जो 7 दशकों की राजनीति है भारत में उसके हिसाब से यह फॉर्मूला ठीक भी है। अभी तक आपने यह देखा होगा हमारे देश में कि नेता आते हैं, वो कोई भी वादा करते हैं, वो कोई भी दावा करते हैं, वो कोई भी आरोप लगाते हैं, लोग उन्हें मान लेते हैं और उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना उन्हें आरोप साबित करने की आवश्यकता पड़ती है और ना वादा पूरा करने की जरूरत पड़ती है। नेताओं के लिए सब माफ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई और अब उन्हें एक नोटिस दिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपने एक एक आरोप को साबित करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये राजनीति में एक नई तरह की खेल की शुरुआत हुई है आज। तो पहले आप विवाद समझ लीजिए क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प विवाद है और आज जो कुछ हुआ है दिल्ली में ये शायद इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ये पूरा विवाद अरविंद केजरीवाल के उस दावे से शुरू हुआ, उस आरोप से, उस इल्जाम से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना यह आरोप लगाए कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन करके यह कहा गया कि अगर वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तो उन्हें दिल्ली में नई सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा और साथ ही 15-15 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर कल रात 8:57 पर लिखी थी और आपको याद होगा कल के ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने उनकी ये पोस्ट पढ़कर भी आपको सुनाई थी। संयोग की बात यह है कि इस पोस्ट के सिर्फ 9 मिनट के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने एक मोबाइल फोन नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर करके यह आरोप लगाया कि इस नंबर से उन्हें फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें 15 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि उनको यह फोन दोपहर 12:09 पर आया था। कल दोपहर 12:09 पर मुकेश अहलावत को यह फोन आया था जिसमें उनका दावा है कि उनसे कहा गया कि 15 करोड़ रुपए ले लो और बीजेपी में आ जाओ। 12:09 दोपहर में, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन मुकेश अहलावत ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से 9 घंटे के बाद रात 9:06 पर पूरी दुनिया को दी। जब इससे सिर्फ 9 मिनट पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके 16 उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, इसके कुछ ही मिनटों के बाद मुकेश अहलावत ने भी यह जानकारी सार्वजनिक कर दी और यह नंबर उन्होंने शेयर किया कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। हो सकता है कि मुकेश अहलावत की अरविंद केजरीवाल से पहले बात हुई हो और इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा हो और जाहिर है क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के हैं और अहलावत साहब के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनकी बात तो जरूर हुई होगी। उन्होंने सोच समझकर एक रणनीति बनाई होगी कि पहले अरविंद केजरीवाल एक सोशल मीडिया पर लिखेंगे, ये आरोप लगाएंगे और उनके कुछ मिनटों के बाद मुकेश अहलावत भी सोशल मीडिया पर यह लिख देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमने इसी नंबर पर फोन किया, कौन सा नंबर? वो नंबर जिस पर मुकेश अहलावत यह दावा कर रहे हैं कि इस नंबर से मुझे फोन आया और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और उन्होंने उस नंबर को उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो हमने भी उस स्क्रीनशॉट को देखा,
उसमें एक नंबर लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। देखिए ये नंबर है और इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने, मुकेश अहलावत ने खुद ही इस नंबर को शेयर किया है सोशल मीडिया पर कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। समय भी इसमें लिखा हुआ है 12:09, कल दोपहर 12:09। तो हमें लगा कि चलिए हम भी इस नंबर पर फोन करके देखते हैं कि यह व्यक्ति कौन है और किसने मुकेश अहलावत को 15 करोड़ रुपए ऑफर दिए। तो हमने इसी नंबर पर फोन लगाया तो उधर से एक व्यक्ति ने फोन भी उठा लिया, फोन की घंटी बज रही थी, फोन उठा लिया और उस व्यक्ति ने हमें बताया कि यह कॉल उसने नहीं बल्कि मुकेश अहलावत ने की थी। मुकेश अहलावत के मोबाइल फोन से इस नंबर पर पहले 2 मिस्ड कॉल आई थी और ये दोनों कॉल्स व्हाट्सएप पर की गई थी और इसी के बाद इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत को कॉल बैक किया। यानी पहले मुकेश अहलावत ने इन्हें 2 बार फोन किया, मिस्ड कॉल दी और फिर इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत के फोन पर रिटर्न कॉल किया और दोनों के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई जिसका जिक्र मुकेश अहलावत ने सोशल मीडिया पर किया है। जब हम इस व्यक्ति से बात कर रहे थे तो हमने उस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप खुद सुनिए कि इस व्यक्ति ने हमें फोन पर क्या बताया और क्यों अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को लेकर अब एक शक पैदा होता है। तो इस व्यक्ति को जो हमने फोन किया है, अब वो पूरी बातचीत आप सुनिए। जो एक आम आदमी पार्टी विधायक सुनो जी। सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, वो हमारे विधायक हैं। ठीक है, मैं जी। सुल्तानपुर माजरा गांव का रहने वाला हूँ जी। और अभी 2-4 और लोगों की इधर उधर की कॉल आई थी और उसकी 2 मिस कॉल आई थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ उसकी ठीक मिस है। कॉल का। ठीक है मुझे आप आज तक के नाम से वो करो, हेलो करो। जी। मैंने फोन उठाया नहीं, मिस कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी। ठीक है। इस व्यक्ति ने हमें यह भी कहा कि वो हमें वो सारे स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसमें यह साबित होगा कि मुकेश अहलावत के मोबाइल फोन नंबर से ही उसे पहले 2 मिस्ड कॉल आई थी। लेकिन अब तक इस व्यक्ति ने हमें ये स्क्रीनशॉट भेजे नहीं और अब उसके बाद से ये फोन नंबर बंद है, स्विच्ड ऑफ है। इसलिए हमसे बातचीत में उसने जो भी बात कही उन पर भी पूरी तरह से विश्वास करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो बात शक पैदा करती है वो ये कि इस व्यक्ति ने इसके बाद अपना मोबाइल फोन नंबर बंद कर लिया। क्यों किया? अपनी मर्जी से किया है या फिर इस व्यक्ति से किसी ने कहा है कि अब आप अपना फोन नंबर बंद कर दीजिए? ये कहना बड़ा मुश्किल है। और किसने कहा होगा कि अब आप फोन अपना बंद कर दीजिए, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें कुछ और नेताओं ने यह दावा किया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए उनसे संपर्क किया है। दिलचस्प बात यह है कि सुबह 11:30 बजे जब यह बैठक हुई तब तक आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही थी कि पुलिस को इस खरीद फरोख्त की जांच करनी चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियां आखिर बैठे बैठे कर क्या रही हैं। हमें, हमारे विधायकों को, हमारे उम्मीदवारों को, हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर रही। लेकिन इसके थोड़ी ही देर के बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई और केजरीवाल का बयान दर्ज करने की उन्होंने कोशिश की, तो आम आदमी पार्टी यह कहने लगी कि यह जांच इस तरह से कैसे हो सकती है और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम बिना नोटिस के अरविंद केजरीवाल के घर पर आई कैसे। अब एसीबी का कहना है कि इस मामले में केजरीवाल आरोपी नहीं है बल्कि शिकायतकर्ता है और किसी भी शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए उसे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। शिकायतकर्ता तो खुद कहता है कि मैं अपना बयान देना चाहता हूं ताकि पुलिस अपनी जांच पूरी करके अपराधी को पकड़ सके। और आज अरविंद केजरीवाल को भी बिल्कुल यही करना चाहिए था। हम आपसे आज पूछते हैं, अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं और आप पुलिस के थाने में जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं और पुलिस आपका बयान उसके लिए दर्ज करती है,
या आपकी शिकायत के लिए आपसे बात करती है तो आप बात नहीं करेंगे। आप तो चाहेंगे कि पुलिस जल्दी से जल्दी आपका बयान दर्ज करे, और अगर पुलिस आपके घर आके आपका बयान दर्ज करती है तो और भी अच्छी बात है। आम आदमी को तो इतनी भी सुविधा पुलिस कभी देती नहीं। अगर आप शिकायत करने के लिए जाएंगे तो पुलिस आपके घर आकर शिकायत दर्ज नहीं करेगी, आपसे कहेगी कि आप थाने आइए, हमसे पहले समय लीजिए, थाने आइए, इंतजार कीजिए 2-4 घंटे, और उसके बाद फिर आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी बड़ी मुश्किल से। लेकिन केजरीवाल साहब को तो घर बैठे बैठे यह विकल्प मिल रहा है, और एसीबी की टीम उनके घर ही चली गई कि आप हमें बताइए, हमें पूरी जानकारी दीजिए, बताइए वो कौन लोग हैं, उनके फोन नंबर आपके पास होंगे, आपके पास कुछ और सबूत होंगे, हमें वो सबूत दीजिए और हम तुरंत ये शिकायत दर्ज करते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चाहते ही नहीं। आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि एसीबी वाले हमारे नेता के घर पर कैसे आ गए। केजरीवाल के विरोध के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें एक नोटिस तो दे दिया, लेकिन वो केजरीवाल का बयान अब भी दर्ज नहीं कर पाए। इस नोटिस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। पहला, उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त वाला पोस्ट किसने लिखा था। उन्होंने यह पूछा है कि ये जो सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट लिखा है, क्या ये उन्होंने ही लिखा है या उनके नाम से किसी ने जाली पोस्ट तो नहीं कर दिया है। तो उन्हें यह बताना चाहिए कि यह पोस्ट किसने लिखा है, क्या उन्होंने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल साहब ने ही पूरे होशो हवास में यह पोस्ट लिखा है और यह आरोप लगाया है। तो पहला तो यह कि यह पोस्ट उन्होंने ही लिखा है या किसी और ने। दूसरा, उन 16 उम्मीदवारों के नाम क्या हैं जिन्हें खरीद फरोख्त के लिए इस तरह के कॉल आए हैं। तीसरा, जिन मोबाइल फोन से ये कॉल किए गए, उन सारे मोबाइल फोन नंबर्स की जानकारी किसके पास है और उनके नंबर्स और सारी जानकारी हमें दीजिए कि ये फोन कहां से आए हैं। चौथा, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपने उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के क्या कोई सबूत उनके पास हैं। और पांचवां, ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए जो बिना सबूतों के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एसीबी की टीम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान दर्ज करने के लिए भी वहां जाना चाहती थी, जिसके लिए वो खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने शिकायत देकर बाकायदा इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। हालांकि जो शिकायत संजय सिंह ने एसीबी को दी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको और हमें पता ना हो। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट को ही एक तरह से अपनी शिकायत के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इन आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वो 16 उम्मीदवार, वो 16 नेता कौन से हैं जिन्हें ये कॉल आए हैं और जिनकी खरीद फरोख्त की पेशकश की गई है। ये पूरा जो है इनका षड्यंत्र है, ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी, आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से ये कानून की धम धज्जियां उड़ा रहे। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ नहीं दिखा रहे, इन्होंने धत्ता बना दिया कानून का। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास, हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की ये कुल मिला के
पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर कि कहां से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए। गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब राजनीतिक मामलों की जांच सिर्फ 5 मिनट में शुरू हो सकती है, तो आम आदमी के मामलों में जांच करते वक्त पुलिस को क्या हो जाता है? जब इस देश की आम जनता, आप में से बहुत सारे लोग पुलिस के पास जाते हैं कोई शिकायत दर्ज करने के लिए, तब पुलिस स्लो मोशन में काम करती है। तब आपसे कहती है कल आना, परसों आना, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। फिर आपको कई कई घंटों तक थानों में बैठा कर रखा जाता है और फिर कहीं जाके आपकी जांच शुरू होती है, शिकायत दर्ज की जाती है। लेकिन इस मामले में सब कुछ चुटकी बजाते 5 मिनट में शुरू हो गया। इस मामले में बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच कराने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल तुरंत 5 मिनट में यह पूरा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ऐसा लगता है कि सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही थी, और आदेश मिलते ही 15 मिनट में वो अरविंद केजरीवाल के घर पर भी जांच के लिए पहुंच गई। अब जरा सोचिए, क्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आम लोगों के मामलों की जांच करने में भी कभी इतनी तेजी और फुर्ती दिखाती हैं? पिछले साल दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के एक मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही 6 महीने लगा दिए थे। और आप सब जानते हैं कि आम लोग जब अपनी शिकायतें लेकर सरकार और पुलिस के पास जाते हैं तो उनके मामलों की जांच किस प्रकार से होती है और उसमें कितना वक्त लगता है, स्लो मोशन में चली जाती हैं सारी चीज। लेकिन एक बात और भी है, अगर अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के ये आरोप बिल्कुल सच्चे हैं, यहां हम आपकी बात कर रहे हैं, जब आप शिकायतकर्ता होते हैं तो आपके आरोप सच्चे होते हैं, आपके साथ वाकई नाइंसाफी होती है और आप जाते हैं पुलिस के पास, और जब पुलिस आपसे जानकारी मांगती है तो आप सारी जानकारी देते हैं। जो जानकारी पुलिस नहीं भी मांगती वो जानकारी भी आप देते हैं। पुलिस को बार बार बताते हैं कि देखिए हमारे पास ये जानकारी भी है, ये भी है, ये भी है। लगातार आप पुलिस के पीछे रहते हैं और कहते हैं कि हमारी शिकायत पर जल्दी से एक्शन लीजिए। पुलिस पूछती है किस पर शक है, तो आप एक पूरी लिस्ट बनाकर देते हैं लोगों को कि हमें इस व्यक्ति पर शक है। जितनी भी जानकारी है सब खोल कर रख देते हैं आप पुलिस के सामने। लेकिन इस मामले में तो उल्टा ही हो रहा है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो पुलिस से मिलना ही नहीं चाहते। जो लोग शिकायत करता हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, वो ना तो कोई सबूत देना चाहते हैं, ना पुलिस से मिलना चाहते हैं, ना शिकायत देना चाहते हैं, ना नंबर बताना चाहते हैं कि नंबर किस नंबर से फोन आए हैं। अगर आपको किसी नंबर से कोई धमकी देता है तो आप तुरंत नंबर शेयर करेंगे या नहीं? इसलिए अब आप ये देखिए कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, और ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज मैं कुछ उनके पुराने सोशल मीडिया के पोस्ट लेकर आया हूं जो आपको बताता हूं। वर्ष 2020 से लेकर अब तक 5 साल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कम से कम 9 बार ऐसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इनमें से एक बार भी उन्होंने इन आरोपों को साबित नहीं किया है, या कह लीजिए साबित नहीं कर पाए हैं। यह आरोप, यह कहानी बड़ी पुरानी है, यह जो स्क्रिप्ट है यह बड़ी पुरानी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए। पिछले साल 27 जनवरी 2024 को अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए लेकर
आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, देखिए जरा। और इसके नीचे जो डेट आ रही है उसको आप ध्यान से देखिए। यह है 27 जनवरी 2024 सुबह 10:02 पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी हमारे एमएलए से संपर्क कर रही है और वो हमारे एमएलए को तोड़ना चाहती है, पैसे ऑफर किए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें लिखा है कि इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, बीजेपी कह रही है आप भी आ जाओ और 25 करोड़ रुपए आपको देंगे और बीजेपी के टिकट से आपको चुनाव लड़वा देंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। यह पिछले साल की बात है, जनवरी की। अब देखिए, इसके बाद अप्रैल 2024 में, 2023 में, अगस्त 2022 में और सितंबर 2022 में भी अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यही आरोप लगा चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर बार केजरीवाल के आरोप एक जैसे ही होते हैं और हर बार वो इन आरोपों को साबित करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं देते। जरा पढ़कर मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल कब कब इस तरह के इल्जाम लगा चुके हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं 25 अगस्त 2022 को उन्होंने क्या लिखा था। दिल्ली सरकार गिराने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रुपए रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़, 40 एमएलए तोड़ना चाहते हैं। देश जानना चाहता है ये 800 करोड़ किसके हैं, कहां रखे हैं। हमारा कोई एमएलए नहीं टूट रहा, सरकार स्थिर है, दिल्ली में चल रहे सभी अच्छे काम जारी रहेंगे। ये 2022 में, तब इन्होंने रेट बताया था 20 करोड़ का, आज कह रहे हैं कि 15 करोड़ दे रही है बीजेपी। उस समय कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए बीजेपी दे रही है और 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने ऐसे ही रखे हुए हैं अलग से सरकार गिराने के लिए। फिर देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूं 14 सितंबर 2022, यानी अगस्त का आपने देख लिया। ये इन्होंने आरोप लगाया था अगस्त में और फिर अगले ही महीने फिर 2022 में आरोप लगाया। फिर क्या कह रहे हैं, एमएलए खरीदने के लिए हजारों करोड़ कहां से आए, यह सरकारी पैसा है जिसे साइफन ऑफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये हर स्टेट में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, पंजाब में भी कोशिश की। यह बात उन्होंने तब कही थी जब 8 कांग्रेस के विधायक गोवा में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब देखिए अगला आरोप, यह तो 2022 की बात हो गई। फिर देखिए जनवरी 27 2024, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तब इन्होंने यह कहा कि हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए देकर तोड़ने की कोशिश हो रही है। और यह मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। और अब देखिए फरवरी 6 2025, जिसमें अब ये कह रहे हैं कि अब 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो उनका रेट बदलता रहता है, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 25 करोड़। हर बार एक जैसी स्क्रिप्ट है, एक जैसे आरोप हैं और साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कभी उन्होंने कोई सबूत दिया। तो उनका जो भी स्क्रिप्ट राइटर है, कुछ तो नयापन लेकर आते, कुछ तो नई चीज लेकर आते। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक देखते देखते अब बोर हो चुके हैं और जो लेखक है उस फिल्म का, जो निर्देशक है उस फिल्म का, वो अपनी स्क्रिप्ट बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। राजनीति में इस तरह के आरोपों को हिट एंड रन आरोप कहा जाता है, जिसमें नेता पहले कुछ भी आरोप लगा देते हैं और फिर आरोपों को लगाकर भाग जाते हैं, यानी उन्हें साबित कभी नहीं करते। कुछ भी आरोप लगा दिया, साबित कभी नहीं करेंगे। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस तरह के आरोप दिल्ली में 9 बार, पंजाब में 2 बार और उत्तराखंड में 1 बार पहले भी लगा चुकी हैं। यानी उनकी सरकारें जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भी उनके उम्मीदवार रहते हैं, हर जगह वो यही आरोप लगाते हैं कि उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने खुद ही आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम से अपनी पार्टी के विधायकों को प्राइवेट नंबर से फोन करवाए और उन्हें 10 करोड़ रुपए लेकर पार्टी बदलने का ऑफर दिया। यानी उनका यह कहना था कि केजरीवाल खुद ऐसे फोन करवा रहे हैं अपने विधायकों को और बाद में वो इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम ये नहीं कह रहे कि राजेश गर्ग के आरोप पूरी तरह से सही होंगे,
या फिर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? हम कैसे कहें कि झूठ बोल रहे हैं? ये तो जांच का विषय है, जांच से पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है। लेकिन इससे आप ये जरूर समझ पाएंगे कि ऐसे आरोप लगाने के मामलों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड है वो कोई खास अच्छा नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करने के लिए केजरीवाल का बयान लेने के लिए जब आई थी तो केजरीवाल ने ना तो बयान दिया और ना ही एसीबी को कोई सबूत दिया। अब आप एक बार 10 साल पुराना राजेश गर्ग का यह बयान सुनिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। टेलीफोन कॉल्स रात को लेट नाइट सुबह सभी एमएलए को आ रही थी। मुझे भी आई थी कि अरुण जेटली साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं और 10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे यदि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उस नंबर का स्क्रीनशॉट लिया और एक कंप्लेंट बना के रात को ही पुलिस को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट सबमिट कर दी। तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी अरविंद जी की मौजूदगी में कि साहब ये फोन आया, तो उन्होंने उसको हंस के टाल दिया। हमारी सरकार बन गई तो पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक आदमी को पकड़ा। जब जैसे ही आदमी को पकड़ा जिसका वो प्राइवेट नंबर था, तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए, आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार, उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में? हाँ की थी। बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना। ठीक है देखते। और उसके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। कंप्लेंट तो मैंने विड्रॉ नहीं की, लेकिन इन लोगों ने मैनेज किया और पुलिस से उस आदमी को छुड़वा लिया। उस दौरान सारी की सारी कॉल अरविंद जी के सहमति से उनके लोगों द्वारा कराई गई थी, प्राइवेट नंबर से, अननोन नंबर से, और बाद में वो एक्सपोज हो गए थे। अब अगर कल के नतीजों में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो इसका एक कारण उनकी ये राजनीति भी होगी जिसे अब शक की नजरों से लोग देखने लगे हैं। देखिए, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कल जो कुछ होने वाला है उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अगर कल आम आदमी पार्टी जीतती है तो उससे यह साबित होगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर विश्वास करती है। दिल्ली की जनता यह मानती है कि वो भ्रष्ट नहीं है। दिल्ली की जनता यह मानती है कि उन पर सारे आरोप गलत लगाए गए हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। और दिल्ली की जनता वाकई में इस बात पर विश्वास करती है कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं को और उनके विधायकों को वाकई में तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर वो हार गए तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता को अब उन पर यकीन नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है, और जिस प्रकार की हिट एंड रन पॉलिटिक्स वो करते हैं उससे अब दिल्ली की जनता उकता चुकी है और वो केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहती है। तो कल पता चलेगा कि जनता क्या वाकई केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहती है या नहीं। भारत में आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति केजरीवाल ने काफी हद तक शुरू की थी, जिससे लोगों में उनकी इस राजनीति की गंभीरता समय के साथ साथ कम होती चली गई। लोग एक बार यकीन कर सकते हैं, 2 बार यकीन कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। हर कुछ महीनों के बाद अगर आप कोई ऐसा आरोप लगाएंगे और सबूत देंगे नहीं तो फिर लोग भी यकीन करना बंद कर देते हैं। और अब ऐसा समय आ गया है जब अरविंद केजरीवाल कोई आरोप लगाते हैं तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर हर कोई उन्हें सबसे पहले शक की निगाह से ही देखता है। हाल ही में उन्होंने यमुना नदी में हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स अगर इस पानी को बॉर्डर पर नहीं रोकते तो दिल्ली में कई लोगों की जान चली जाती इस जहरीले पानी को पीकर। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उनसे पूछा कि इस आरोप के सबूत दीजिए तो वो इसका कोई सबूत दे नहीं पाए। वो नहीं बता पाए कि उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया है। और भी बहुत सारे आरोप हैं इससे पहले भी। कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा?
टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदें और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा, आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है। अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने। आम आदमी पार्टी का तो यही काम है, देखिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, देश के अंदर इनको लगता है डर राहुल गांधी से, और ये लड़ाई इस तरह से रखना चाहते हैं कि राहुल गांधी आउट रहे। जो चाहे सो बोल दे, मैं भी कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दलित वोट कैसे संभलेगा, वो खिसक रहा है, और यह भी कहा उन्होंने कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा, दलित वोट को हमारे तरफ लौटाइए। अरे किस आधार पर 15 करोड़ रुपए ऑफर करेगा कोई भी। अरे कोई जब काउंटिंग के टाइम में अगर लीड हो जाए तो, या जीत जाए तो, उसके पहले कौन जीता कौन हारा, कौन दे रहा 15 करोड़ रुपया। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया बेबुनियाद हैं, अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती, और हम कह रहे हैं आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर ये भी वैसे आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली में धरने वाली राजनीति जो है वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, और वो बात बात पर धरने पर बैठ जाया करते थे। अब अगर कल अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, तो आप सब तैयार रहिएगा, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कल दोबारा से धरने पर बैठ जाएं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगें, वोटिंग पर आरोप लगाने लगें कि वोटिंग जो है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ की गई है, ईवीएम पर आरोप लगाने लगें, बीजेपी पर आरोप लगाने लगें, और ये बताने लगें कि उन्हें जानबूझकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया है। इसलिए अगर वो हार जाते हैं तो उनके धरने का पूरा देश इंतजार करेगा, और हो सकता है कल ही वो वापस धरने पर बैठ जाएं, और उसके बाद इस देश की पूरी व्यवस्था जो है उस पर गंभीर आरोप लगाने लगे। यह हम आपको आज ही बता रहे हैं कि आप भी उनका नया धरना देखने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए।